नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में शीतलहर के कारण 6 से 8 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। राज्य में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। 6 जनवरी से 8 जनवरी तक राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बंद रहेगी। इस दौरान प्री नर्सरी, नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कक्षाएं नहीं होंगी। ये आदेश सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और सभी निजी विद्यालयों पर लागू होगा। हालांकि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी इन दिनों स्कूल आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। वे इस अवधि में गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। वहीं यदि इस अवधि में किसी विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा निर्धारित है तो उसके आयोजन को लेकर संबंधित सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से निर्णय ले सकेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, सफल अभ्यर्थियों और सरकार की बड़ी जीत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे सही कहा है। सुप्रीम कोर्ट से अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज होना राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी। इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच जेएसएससी ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर और सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया। गिरिडीह में कार और पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर, एक का चालक घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर बस स्टैंड चौक के समीप रविवार देर रात तेज रफ्तार स्विफ्ट कार व सवारी पिकअप वैन के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। एक वाहन का चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार स्विफ्ट कार बगोदर की ओर से आ रही थी, जबकि पिकअप वैन हजारीबाग की ओर से आ रही थी। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर पुलिस थाना ले गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौक क्षेत्र में तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी से अक्सर हादसे होते हैं। पुलिस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बड़ा रेल हादसा टला, क्षतिग्रस्त रेलवे पुल से गुजरी कई ट्रेनें, बाद में रोका गया परिचालन। रविवार को हजारों रेल यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। लोहरदगा रांची टोरी रेलखंड पर कोयल नदी पर बने क्षतिग्रस्त रेलवे पुल से राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और लोहरदगा रांची मेमू पैसेंजर गुजर गईं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। बाद में जब इंजीनियरिंग स्टाफ की नज़र पुल के पिलर में आई गंभीर दरारों पर पड़ी तो तत्काल पुल से ट्रेन परिचालन रोक दिया गया। अचानक लिए गए इस फैसले से यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार लोहरदगा रांची टोरी रेल लाइन में लोहरदगा के पास कोयल नदी पर स्थित रेलवे पुल संख्या 115 के पिलर संख्या 5 में पहले से आंशिक दरार थी, जिसकी मरम्मत चल रही थी। इसके बावजूद रेल परिचालन बंद नहीं किया गया। बाद में पिलर संख्या 4 में भी दरार पाए जाने के बाद रेलवे हरकत में आया और रविवार पूर्वाह्न करीब 10:10 पर पुल से सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। रेलवे की बड़ी लापरवाही ये रही कि रविवार को भी इसी क्षतिग्रस्त पुल से रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेन गुजर चुकी थी। समय रहते रांची से लोहरदगा जा रही ट्रेन को पुल से पहले ही रोक दिया गया, जिससे किसी बड़े हादसे से बचाव हो सका। जमशेदपुर में बस की चपेट में आने से लड़की की मौत, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसूडीह थाना क्षेत्र में बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक लड़की की मौत हो गई है। हादसे में एक बच्ची घायल हो गई है। मामले में परसूडीह थाना प्रभारी ने बताया कि बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। मृतका की पहचान परसूडीह थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा सुभाष टोला निवासी 16 वर्षीय अंजलि कुमारी और घायल उसकी चचेरी बहन निधि कुमारी के रूप में हुई।
हादसे में घायल बच्ची को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। आक्रोशित लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक एक बस सड़क किनारे खड़ी थी। बस चालक हैंड ब्रेक लगाकर चाय पीने चला गया था। अचानक बस का हैंड ब्रेक फेल हो गया और बस ने पीछे की ओर लुढ़कते हुए पास में खड़ी स्कूटी को चपेट में ले लिया। स्कूटी पर सवार लड़की बस के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परसुडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि बस के लुढ़कने के कारण हादसा हुआ है, जिसमें एक लड़की की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि लड़की के साथ मौजूद एक बच्ची घायल हुई है, जिसका इलाज जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बस मालिक को थाना बुलाया गया है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। दुमका में दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक की हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक पर एक ई रिक्शा चालक की हत्या के विरोध में शव को NH 114A पर रखकर जाम कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस जाम से यात्री और मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शिमला ढाका गांव में दो पक्षों के बीच में जमीन विवाद चल रहा था। इसे सुलझाने के लिए एक पक्ष कल रविवार को सफारुद्दीन मियां के ई रिक्शा से थाना जा रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा ई रिक्शा को रोक लिया गया और चालक सफारुद्दीन से उलझ पड़े कि तुम इन लोगों को अपनी रिक्शा में क्यों बैठाया, तुम इसकी तरफदारी क्यों करते हो। विवाद बढ़ने लगा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने ई रिक्शा चालक सफारुद्दीन को लात घुसे और लाठी से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में उसे शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में बेहतर इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। वहां से भी चिकित्सकों ने वर्धमान रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। सोमवार को जैसे ही शव उसके घर पहुंचा तो परिजन और अन्य ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने डेड बॉडी को सीधे उठाकर शिकारीपाड़ा थाना से कुछ ही दूर पर स्थित बीच चौक पर रखकर NH 114A दुमका रामपुर हाट मार्ग को जाम कर दिया है। मृतक के रिश्तेदार मोइन अंसारी का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि मृतक की 6 पुत्री हैं, इनका लालन पालन अब कैसे होगा। मोइन ने इस घटना के लिए करीम मियां, कोबाद मियां, जलील अंसारी, अब्दुल मियां, रमजान अंसारी और बशीर मियां को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के परिजनों द्वारा सड़क जाम किए जाने की वजह से दुमका रामपुर हाट मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसमें यात्री वाहन के साथ साथ मालवाहक वाहन भी फंस गए। खासतौर पर तारापीठ जाने वाले श्रद्धालुओं के कई वाहन जाम में हैं। इधर मौके पर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा पहुंचे और परिजनों को समझाने बुझाने का काम किया। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कल रात में ही 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बाकी अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारी के आने के बाद इन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। रांची में 2.5 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को जनवरी माह की पेंशन मिली। रांची जिला में राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी महीने की पेंशन राशि सभी लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के 2,50,309 पेंशनधारियों को 25 करोड़ 3,09,000 रुपए की राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। हर लाभुक को 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी गई है। जिला प्रशासन ने बताया है कि जिन लाभुकों को अभी पेंशन की राशि नहीं मिली है, वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं, यानी आधार सीडिंग कराएं। साथ ही सभी पेंशनधारियों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाकर भौतिक सत्यापन करवा लें, ताकि आगे भी उन्हें बिना किसी परेशानी के पेंशन मिलती रहे। 2 बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल से बरामद शव। गुमला जिला के सदर थाना क्षेत्र के कोटेंगसेरा गांव से 2 जनवरी को 36 वर्षीय बुधराम तिर्की गायब हो गया था। उसका शव सिसई के मुकुंदा गांव के सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से बरामद किया गया है। युवक के शव को सिसई थाना के SI अरुण कुमार सिंह ने कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज गया और मामले की छानबीन में जुट गए। मृतक के भाई सुरेश तिर्की ने पुलिस को बताया कि भाभी रांथी देवी, पुत्र और भैया बुधराम तिर्की तीनों ओझा भगत के पास जाने की बात कहकर 2 जनवरी को एक साथ निकले थे, मगर शाम में केवल भाभी बच्चे के साथ लौटकर घर आ गईं। उनसे जब भाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया।
उसके बाद भाई की खोजबीन शुरू कर दी गई और गुमला थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। इसी खोजबीन में जंगल में शव होने की बात पता चली, जिसके बाद बुधराम तिर्की का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और एक आरोपी सीताराम उरांव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस हत्याकांड में 2 और अपराधी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। देवघर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीएलओ के साथ किया संवाद। बोले, शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़, कोई भी पात्र नागरिक ना छूटे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को देवघर के तपोवन स्थित श्री श्री मोहनानंद विद्यालय में आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम में कहा कि जैसे लोकतंत्र का आधार शुद्ध मतदाता सूची है, वैसे ही शुद्ध मतदाता सूची का आधार इसे तैयार करने वाले बीएलओ हैं। उन्होंने बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को लोकतंत्र के अदृश्य नायक बताते हुए कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से ना छूटे। उन्होंने बताया कि कई बार बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूची के कार्य करने में उनकी पहचान बताने के लिए कोई आईडी कार्ड नहीं होते थे, जिससे लोग उन्हें संचय की दृष्टि से देखते थे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बीएलओ का पहचान पत्र बनाया गया है, जिससे अब हर बीएलओ के पास अपना आईडी कार्ड है और उन्हें डोर टू डोर वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश भर में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य विभिन्न चरणों में जारी है। झारखंड में इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन देवघर के बीएलओ ने अपनी तैयारी और प्रक्रिया की समझ से ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पुनरीक्षण के दौरान पारदर्शिता और पूर्णता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में बीएलओ प्रमिला यादव ने गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं गुलशन परवीन ने मतदाता सूचियों को उम्र के आधार पर ABCD श्रेणियों में विभाजित कर उन्हें पुराने आंकड़ों से मैप करने की प्रक्रिया समझाई। गीता कुमारी ने मतदाता सूची मैपिंग, दीपम कुमारी ने मैपिंग के 8 चेक पॉइंट्स, राखी देवी और संगीता देवी ने घरों को नोशनल नंबर देने की प्रक्रिया बताई। बीएलओ कुमारी प्रिया ने फॉर्म 6, 7 और 8 के उपयोग की जानकारी दी, जबकि रजिया खातून ने स्पष्ट किया कि महिला मतदाताओं की मैपिंग उनके माता पिता से जोड़ी जाएगी, न कि पति के नाम से। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर के बीएलओ की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहा कि जल्द ही नई दिल्ली स्थित IIDEM में बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम में देवघर के बीएलओ को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 2 टूक कहा कि मतदाता सूची में किसी भी गैर नागरिक का नाम होना संविधान के खिलाफ है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की गई है, जिसे आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि केवल पात्र भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर धंधे को लेकर हिंसक झड़प या साथी गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर जिले के टेल्को कंपनी की बाउंड्री वॉल के अंदर बिरसा नगर जोन नंबर 6 के जंगल में ब्राउन शुगर के अवैध धंधे को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें जुगसलाई निवासी सुहेल अहमद 22 वर्षीय की मौत हो गई। इस झड़प में सुहेल का साथी अब्दुल सूफियान गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल सूफियान ने पुलिस को बताया है कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे सुहेल को विनीत नामक युवक ने नशे के धंधे से संबंधित बातचीत करने को लेकर जंगल में बुलाया था। सुहेल अपने दोस्त सूफियान के साथ बाइक से मौके पर पहुंचा। जंगल के भीतर एक नाले के पास कथित तौर पर ब्राउन शुगर के सौदे को लेकर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। देखते ही देखते ये बातचीत विवाद और फिर हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गई। इस बीच आरोपियों ने घात लगाकर पहले सुहेल पर पीछे से चापड़ से जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार, गंभीर चोटों के कारण सुहेल की मौके पर ही मौत हो गई। सुहेल को बचाने आए उसके साथी अब्दुल सूफियान पर भी हमलावरों ने चापड़ से वार किया, जिससे उसके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। हमलावर वारदात को अंजाम देकर जंगल के भीतर भाग निकले। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सूफियान ने घटनास्थल पर अपनी बाइक छोड़कर किसी तरह टेल्को की बाउंड्री वॉल कूदकर मुख्य सड़क पर पहुंचा। वहां से एक ऑटो पकड़कर वो सीधे साक्षी थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घायल सूफियान को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। नहीं सुहेल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची में लापता भाई बहन की तलाश में जुटी पुलिस, सुराग देने वाले को 51,000 का इनाम घोषित। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से गायब हुए 2 मासूम भाई बहन 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस गंभीर मामले में रांची पुलिस ने अब दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने इन मासूमों का सुराग देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
दुर्वा निवासी ये दोनों भाई बहन 2 जनवरी की शाम से ही लापता है। बच्चों की मां नीतू देवी के मुताबिक दोनों बच्चे दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच घर से बिस्किट खरीदने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने बताया कि आखिरी बार उन्हें शुक्रवार 2 जनवरी की शाम 4 बजे शालीमार बाजार और शहीद मैदान के पास देखा गया था। बच्चों की मां ने आशंका जताई कि जिस दुकान से वे अक्सर बिस्किट लेते थे वो बंद था। दुकान बंद होने के कारण वे आगे बढ़ गए, जिससे वे रास्ता भटक गए और घर वापस नहीं आ पाए। बच्चों के लापता होने की सूचना मिलते ही रांची पुलिस का पूरा महकमा उनकी तलाश में जुट गया है। तलाश को और तेज करने के लिए रांची पुलिस ने अब बच्चों की तस्वीरों और इनाम राशि के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से आम जनता से अपील की गई है कि यदि किसी को भी अंश और अंशिका के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। सुराग देने वाले को 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। आईएएस तबादले में आंशिक संशोधन, छवि रंजन को अब स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव का जिम्मा। झारखंड सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को किए गए आईएएस के तबादले में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार सचिव वाणिज्य कर के पद पर पदस्थापित अमित कुमार को अब वित्त विभाग संसाधन के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं छवि रंजन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान निदेशक के रूप में की गई पदस्थापना को रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही छवि रंजन कार्यकारी निदेशक राज्य आरोग्य सोसाइटी और परियोजना निदेशक झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी रांची के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। इधर शशि प्रकाश झा पहले की तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक के पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 10,26,004 आवेदनों का निपटारा हुआ। झारखंड सरकार की ओर से चलाई गई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 12,94,915 आवेदन आए, जिसमें रिकॉर्ड 10,26,004 आवेदनों का निपटारा कर लिया गया। 2,68,911 आवेदन प्रक्रियाधीन है। इस कार्यक्रम के तहत 5,226 कैंप लगाए गए। इस कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक वृद्धा पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 1,17,065 आवेदन आए, जिसमें 1,03,007 आवेदनों का निपटारा किया गया। फिलहाल 16,718 मामले प्रक्रियाधीन हैं। वहीं कैंप के जरिए 73,007 स्थानीय निवास से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। देवघर में संदेहास्पद अवस्था में विवाहिता का शव बरामद, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र के कोरी जमुआ गांव में विवाहिता का शव संदेहास्पद अवस्था में बरामद हुआ है। महिला की पहचान सुनीता देवी की हुई है। एक तरफ सुनीता देवी के पिता सीताराम मंडल ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सीताराम मंडल ने बताया कि 7 जुलाई 2022 को उनकी बेटी सुनीता देवी का विवाह खागा थाना क्षेत्र के कोरी जमुआ गांव 36 मंडल के पुत्र बिट्टू मंडल के साथ हुई थी। दोनों का एक 2 साल का बेटा भी है। 1 साल से उसके ससुराल वाले दहेज में 1 लाख रुपए नगद और बुलेट की मांग करने लगे और मांग पूरी नहीं होने पर सुनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 1-2 बार ससुराल जाकर दामाद और समधी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं शनिवार को उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी की मौत की खबर पर जब वे वहां पहुंचे तो उसका शव पलंग में पड़ा हुआ पाया। उसके गले में दाग के निशान थे। इस संबंध में परमा गांव सारठ थाना निवासी सीताराम मंडल ने खागा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि शव को जब्त कर रविवार को पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस मामले के हर पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। लातेहार में कचहरी परिसर में 2 स्टैंप वेंडरों के दुकानों में चोरी। स्थानीय कचहरी परिसर में अज्ञात चोरों ने 2 स्टैंप वेंडरों की दुकानों में चोरी कर ली। घटना रविवार की रात्रि की है। इतना ही नहीं, चोरों एक टाइपिस्ट की दुकान का ताला तोड़ने का असफल प्रयास किया, लेकिन वो नहीं टूट पाया। कचहरी परिसर में इस तरह की चोरी होने पर दुकानों में भय का माहौल है। जिन दुकानों में चोरी हुई उनमें एक स्टैंप वेंडर में रिजवान अख्तर और दूसरे पवन कुमार पाठक का नाम शामिल है। रजवान अख्तर ने बताया कि रविवार की छुट्टी के बाद जब वे सोमवार की सुबह जब वो अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला टूटा है। जांच करने पर पाया कि वहां से 4,000 रुपए नगद गायब है। पवन कुमार पाठक ने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर लगभग 450 रुपए मूल्य के सूट बॉन्ड पेपर की चोरी कर ली है। चोरों ने टाइपिस्ट अमित कुमार सिन्हा की दुकान में भी चोरों द्वारा ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन ताला नहीं टूट पाया।
घटना की सूचना मिलने पर लातेहार सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कचहरी परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दुकानदारों ने बताया कि इससे पूर्व भी कचहरी परिसर में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। दुकानदारों ने कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि इन दिनों शहर में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पिछले दिनों चोरों ने प्रखंड कार्यालय के समीप दुकानों में भी चोरी की थी। झारखंड में ठंड से हाल बेहाल, लोहरदगा और गुमला में पारा लुढ़का, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। नए साल की शुरुआत के साथ मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सर्दी फिर से सताने लगी है। लोहरदगा और गुमला का न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। रांची में भी शीतल लहर वाली स्थिति है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर रखा है। मौसम केंद्र ने राज्यवासियों से ठंड से बचाव के उपाय के साथ घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। मौसम केंद्र रांची ने 6 जनवरी तक राज्य के 14 जिलों के लिए घने कोहरे की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। साथ ही 7 जनवरी तक गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में शीतल लहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान, कहा मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चलाया बुलडोजर। प्रदेश कांग्रेस मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बदली गई योजना मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची में मनरेगा बचाओ अभियान रैली की शुरुआत की। रांची के मुरहाबादी मैदान के बापू वाटिका स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ सभी कांग्रेसी नेताओं को मनरेगा बचाने वाले संकल्प की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पदयात्रा करते कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोक भवन के लिए निकल गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह जी राम जी से रोजगार का अधिकार छीना गया है। यात्रा में शामिल झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि 125 दिन के रोजगार की बात बेमानी है, क्योंकि मनरेगा के तहत 50-60 दिन का ही रोजगार मिल पाता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने विकसित भारत जी राम जी योजना की कमियों को उजागर किया। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, पूरे भारत में 12 करोड़ 16 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उन्हें 125 दिन का रोजगार कैसे दिया जा सकेगा जबकि बजट कम है। मंत्री ने कहा कि अगर 5,640 करोड़ राज्य सरकार देगी तभी ये जी राम जी योजना चल सकेगी। ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि भाजपा की सोची समझी चाल है कि बापू के नाम की योजना को जी राम जी कर दिया गया है। मांडर टोल कर्मियों से उलझे भाजपा विधायक, वीडियो पर दी सफाई, बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री और एनएचएआई से करेंगे शिकायत। राजधानी रांची के मांडर टोल प्लाजा पर पलामू के पांकी से भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता के परिवार के साथ टोल टैक्स को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत उनके साथ हुई बहस के वीडियो को वहां के कर्मियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। हालांकि वीडियो में विधायक भी टोल कर्मियों के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। वहीं टोल कर्मियों का आरोप है कि विधायक उन्हें धमका रहे थे। उन्होंने एक टोल कर्मी को पहले थप्पड़ भी जड़ा था। इस पूरी घटना को लेकर विधायक शशि भूषण मेहता ने केंद्रीय परिवहन मंत्री और एनएचएआई से टोल कर्मियों और संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तो जानबूझकर गाड़ी को रोककर परिवार को परेशान किया गया और सवाल करने पर उनके साथ बदतमीजी करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले दिनों उनकी पत्नी डाल्टनगंज से वाया मांडर रांची जा रही थी। उनको सेवा विमान से दिल्ली इलाज के लिए जाना था, लेकिन जानबूझकर उनकी गाड़ी को टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया। जबरन पैसे की मांग की जा रही थी। काफी देर तक गाड़ी रोकने की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। भाजपा विधायक ने बताया कि 31 दिसंबर को डाल्टनगंज से रांची लौटते वक्त उन्होंने जानना चाहा कि आखिर उनकी गाड़ी को क्यों रोका गया। नाराज विधायक ने कारण जानने के लिए वहां के कर्मियों से बात की और मैनेजर को बुलवाने को कहा। विधायक का आरोप है कि इस दौरान
दौरान वहां के कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विवाद बढ़ने पर खलारी डीएसपी पहुंचे और मामले को शांत कराया। विधायक ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आए दिन मांडर टोल प्लाजा पर लोगों को परेशान किया जाता है। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर विधायक की गाड़ी से टोल नहीं लिया जाता है, फिर भी ऐसी हरकत क्यों की गई। उनका आरोप है कि 4 जनवरी को उनकी गाड़ी को एक बार फिर रोक दिया गया, जानबूझकर देरी कराई गई। इस तरह का दुर्व्यवहार एक साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत केंद्रीय परिवहन मंत्री और एनएचएआई से करने की बात कही है। हालांकि वीडियो में भाजपा विधायक भी टोल कर्मियों के साथ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। टोल कर्मियों का कहना है कि विधायक ने वहां के एक कर्मी को थप्पड़ तक जड़ दिया था, फिर भी उनके पद और गरिमा का ख्याल रखा गया। इसके बावजूद वे कर्मियों को धमकाते रहे। बाद में खलारी डीएसपी की पहल से मामला शांत हो गया, लेकिन विधायक का कहना है कि वो इस मामले को अंजाम तक ले जाएंगे। खलारी के डीएसपी रामनारायण चौधरी ने बताया कि विवाद हुआ था। घटना के दिन रांची से खलारी लौटते वक्त टोल प्लाजा पर विवाद की जानकारी मिलते ही उन्होंने खुद दोनों पक्ष को समझाकर मामला शांत कराया था। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा के लोगों का कहना है कि विधायक की गाड़ी गुजरने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन परिवार या कोई कार्यकर्ता को इसकी छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी पक्ष ने विवाद को लेकर लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। नशा मुक्ति को लेकर जामताड़ा में न्यायिक पदाधिकारी सड़क पर उतरे, निकाली जागरूकता रैली। नालसा के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जामताड़ा में जिला व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी सड़क पर उतरे और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली निकाली और नो ड्रग्स का नारा दिया। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जामताड़ा जिला व्यवहार न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले जिला व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी संयुक्त रूप से सड़क पर उतरे। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार समिति के अध्यक्ष प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण के नेतृत्व में जिला व्यवहार न्यायालय के परिसर से सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए अंत में जिला व्यवहार न्यायालय के परिसर में जाकर समाप्त हो गई। सभी न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, जिला के डीसी एसडीओ हाथ में तख्ती लेते हुए रैली में नारा लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे थे, लोगों से नशा मुक्त का संदेश दे रहे थे। जिला सेवा प्राधिकार समिति के सचिन पवन कुमार एवं जिला व्यवहार न्यायालय के फैमिली जज राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए रैली करने का मुख्य उद्देश्य नशा के प्रति लोगों को जागरूक करना बताया। धनबाद में पंपू तालाब से रेलवे कर्मी का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद थाना क्षेत्र स्थित पंपू तालाब से सोमवार को रेलवे कर्मचारी का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बीरबल रजक के रूप में की गई है। वो रेलवे क्वार्टर के निवासी थे और लोको टैंक में कार्यरत थे। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बीरबल रजक बीती रात से लापता थे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद सोमवार की सुबह परिजनों ने बीरबल के लापता होने की लिखित शिकायत धनबाद थाना में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने तालाब के किनारे पानी में एक शव को उत्प्लावित देखा। इसके बाद तत्काल धनबाद थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलवाया गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त बीरबल के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना के बाद मौके पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना के संबंध में धनबाद थाना के एएसआई सुधीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बीरबल रजक शौच के लिए तालाब की ओर गए होंगे। इसी दौरान पैर फिसलने से वो पानी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। चंद्रगुप्त कोल परियोजना मामले में आरोपियों को बचाने की शिकायत पर केंद्र ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की हजारीबाग जिले के केरेडारी स्थित चंद्रगुप्त ओपन कास्ट कोल परियोजना में अधिग्रहित की जा रही 417 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड गायब होने के गंभीर मामले में अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। आरोपियों को बचाने के प्रयास से जुड़ी शिकायत पर भारत सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखते हुए मामले में कार्रवाई करने और मंत्रालय व शिकायतकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया है। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी झारखंड ने जमीन के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने
पर अनियमितता और धोखाधड़ी की पुष्टि कर दी। जांच में सामने आया कि जमीन के मूल दस्तावेजों को गायब कर या अपठनीय और जीर्ण शीर्ण बताकर जानबूझकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के फॉर्म ए यानी प्रपत्र 1 का गठन किया गया। सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर पिछले वर्ष जुलाई में कार्रवाई की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपती थी। इसके बाद गृह विभाग ने 25 नवंबर को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से इस संबंध में वस्तुस्थिति और मंतव्य मांगा था। राजस्व विभाग से मंतव्य मिलने के बाद दिसंबर माह में वन विभाग के उप सचिव चंद्रशेखर प्रसाद में आगे की कार्रवाई करते हुए उपायुक्त हजारीबाग और डीएफओ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से ही मामले की वस्तुस्थिति और मंतव्य मांगा। उप सचिव द्वारा उसी स्तर के अधिकारियों से मंतव्य मांगे जाने को लेकर भारत सरकार से शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कि जिस स्तर पर गड़बड़ी हुई उसी स्तर से मंतव्य मांगना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और ये आरोपियों को बचाने की साजिश को दर्शाता है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।